नमस्कार, मैं हूं अमित पालिद। दोपहर के 12 बज रहे हैं और लगातार हम बात कर रहे हैं उस बड़ी खबर पर जिसको लेकर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। यह खबर मिडिल ईस्ट की, जहां पर जंग जारी है और ईरान के बारूदी बदले से अब भीषण ये जंग आगे की ओर बढ़ता दिख रहा है। ईरान में खामनेई की मौत का बदला इजरायल समेत 9 देशों पर हमला करके लिया जा रहा है। आज ईरान ने बहरीन पर बड़ा हमला किया और बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया। बहरीन में ईरान ने यूएस बेस को निशाना बनाया, ड्रोन और मिसाइल से टारगेट किया, लेकिन ज्यादातर को एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया है। वहीं ईरान ने आज सुबह फिर से दुबई और दोहा को भी निशाना बनाया। वहीं खामनेई की मौत से इराक में लोगों का गुस्सा इतना भड़का कि लोगों ने बगदाद में मौजूद ग्रीन जोन, जिसे सेफ जोन कहा जाता है, अमेरिकी दूतावास पर ही हमला बोल दिया, जिसके बाद वहां पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से इस वक्त जंग मोड़ ले चुका है। ईरान पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के जो विमान हैं लगातार हमले कर रहे हैं। इसके मिलिट्री डिपोज, मिलिट्री कमांड सेंटर और साथ ही साथ वेस्टर्न फ्रंट, ईरान का वेस्टर्न फ्रंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैप के जरिए भी आपको दिखाएंगे कि ये इराक के साथ सटा हुआ जो पूरा इलाका है, यहां पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं इजराइल की ओर से, अमेरिका की ओर से, क्योंकि यहां से मिसाइलें दागी जा रही हैं। इसके साथ ही जो प्रॉक्सीज हैं ईरान की, वो भी अब एक्टिव होती जा रही है। मिडिल ईस्ट में कुवैत से बड़ी खबर आ रही है। कुवैत में अमेरिका का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई। क्रैश हुआ फाइटर जेट अमेरिकन एयरफोर्स का F-15 बताया जा रहा है, जिसका पायलट सुरक्षित बच गया। वक्त रहते उसने प्लेन से अपने आप को इजेक्ट कर लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस वक्त यह घटना हुई, वहां पर आम लोगों ने पहुंचकर इस पायलट को रेस्क्यू किया है। अब ये तस्वीर देखिए, ये F-15 विमान है। इस विमान की खासियत है कि इसकी जो रफ्तार है वो जबरदस्त मानी जाती है। रफ्तार, दो डबल इंजन ये प्लेन है और साथ ही लंबे वक्त से अमेरिकन एयरफोर्स और साथ ही मरीज के साथ साथ इनके लिए काम कर रहा है। और इजराइल के पास भी F-15 विमान है और ये आधुनिक विमान है। और इस विमान को क्रैश होते जब देखा गया तो सवाल उठे, क्या ईरान की ओर से कुछ फायर किया गया था जिसके चलते ये क्रैश हुआ है, या फिर किसी तकनीकी वजह से ये प्लेन अपने आप क्रैश हुआ है। लेकिन ये विमान जो देखने में अभी तक समझ में आ रहा है, ये पूरी तरह से इंटैक्ट नजर आ रहा है। इसके विंग्स लगे हुए हैं, इंजन भी साफ नजर आ रहा है। सिर्फ इंजन के करीब पीछे टेल में आग लगी हुई है और पायलट भी यहां पर वक्त रहते इजेक्ट करने में कामयाब रहा है। इसका मतलब फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा कि इस विमान के क्रैश होने की क्या वजह है। अभी तक अमेरिका या फिर सेटकॉम यानी सेंट्रल कमांड की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि सेंट्रल कमांड ही इस वक्त इस पूरे वॉर को मॉनिटर कर रहा है। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से विमान आसमान से धीरे धीरे घूमता हुआ नीचे आ रहा है। अगर मिसाइल से टकराया होता तो इसके चीथड़े उड़ गए होते, टुकड़ों में बढ़ गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसीलिए कुछ जानकार ये भी मान रहे हैं कि क्या किसी तकनीकी खराबी की वजह से। हमारे साथ खास मेहमान भी, हमारे साथ श्रीवास्तव सर हैं और साथ ही साथ अंशु मैम भी। हम सब जानेंगे कि आखिरकार क्या वजह रही होगी इस प्लेन क्रैश की। लेकिन साथ ही आपको बता रहे हैं, जो युद्ध इतना भीषण है कि यहाँ पर कैजुअलिटी अब दोनों तरफ से होने की संभावना या फिर आशंका बढ़ गई है। अमेरिका और इजराइल ईरान को लगातार टारगेट कर रहे हैं। ईरान के सैन्य ठिकाने अमेरिका और इजराइल के निशाने पर हैं। ईरान के सनंत में सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है, जहां पर मिसाइल अटैक के बाद सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। अब सनंत की तस्वीर देख रहे हैं आप, देखिए ये जो धमाके हुए हैं उस जगह पर किए गए हैं जहां पर मिसाइल के स्टॉक रखे जाते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि ये जगह कहां पर है ईरान। ये तेहरान से लगभग आप मान के चलिए 700 किलोमीटर की दूरी पर है और बिल्कुल इराक बॉर्डर के पास ये पड़ता है। पश्चिमी छोर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, पश्चिमी छोर में सनांज है और जहां पर हमले हुए हैं वहां पर मिसाइलों का जखीरा रखा जाता है, मिसाइलों को स्टोर किया जाता है और इसी इलाके से मिसाइल दागे जाते हैं। और ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, ये अमेरिकी नेवल शिप है जहां से टॉमाहॉक मिसाइल दागी गई हैं। इसी तरह की एक के बाद एक टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल दागे जा रहे हैं। अब इनका निशाना सटीक लगता है और जहां पर भी गिरता है तबाही मचाता है। इससे पहले भी आपने देखा है कि जब भी टॉमाहॉक मिसाइल को दागा जाता है, ये कभी भी अपना वार छोड़ता नहीं है, अचूक निशाना लगाने में माहिर है। भारत के पास जो ब्रह्मोस को आपने देखा है, तो समझिए कि अमेरिका के पास उसी तरह का ये टॉमाहॉक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। इसको आप जमीन से भी मार कर सकते हैं, हवा से भी मार कर सकते हैं। फिलहाल इसको आप देख रहे हैं कि ये ओमान की खाड़ी से लगता है, या फिर हो सकता है कि पर्शियन गल्फ से ये हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि पर्शियन गल्फ में अमेरिका का बड़ा एक सैन्य बेस है बहरीन में, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस पर भी हमला हुआ है। तो अमेरिका ने टॉमाहॉक मिसाइल दागी है, इसके आप तस्वीरें देख रहे हैं। क्रूज मिसाइल है, होने की रफ्तार से तेज जाने में सक्षम है
और सटीक निशाना लगाने में भी ये माहिर है टॉमाहॉक मिसाइल। और गल्फ वॉर की जब भी जिक्र करते हैं, गल्फ वॉर का जिक्र आता है, तो इसमें एक पैट्रियट मिसाइल और दूसरा टॉमाहॉक मिसाइल, ये दो मिसाइल का नाम हमेशा लिया जाता है, क्योंकि जब पहली बार 90 के दशक में गल्फ वॉर हुआ था, जब इराक के साथ लड़ाई हुई थी, तब तबाही मचाई थी उस वक्त पैट्रियट मिसाइल ने, और स्कर्ड मिसाइल का नाम सुना था। इस बार हम फतेह मिसाइल सुन रहे हैं जो ईरान के हैं, और यहां पर टॉमाहॉक मिसाइल अमेरिका के दागे जा रहे हैं। एक के बाद एक समंदर से निशाना बनाया जा रहा है, और समंदर से निशाना बनाने का मतलब साफ है कि जो वेस्टर्न फ्रंट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कि वेस्टर्न फ्रंट ईरान का जो इराक के साथ सटा हुआ है, इस इलाके में पर्शियन गल्फ का इलाका लगता है। तो पर्शियन गल्फ से अगर दागे जा रहे हैं मिसाइल, तो बहुत आराम से और तेजी से ये वेस्टर्न फ्रंट में मौजूद ईरान के मिसाइल के डिपो को खत्म कर सकते हैं। अमेरिकी एम्बेसी से धुआं उठता दिखा है, तो ईरान के ओर से एक बार फिर से अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाया गया है। कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ है। आप देखिए काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, और साथ में आपको अगर वो फ्लैग नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको लाल स्ट्राइप्स और नीले रंग का, मतलब साफ है कि यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी है जिसे निशाना बना के दागा गया है। और जितना यहाँ पर डैमेज का लग रहा है, या तो यहाँ पर हो सकता है ड्रोन का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि इतना सटीक निशाना ड्रोन ही लगा सकता है बहरहाल। और कुवैत की अगर दूरी देखी जाए वेस्टर्न फ्रंट से, वेस्टर्न ईरान फ्रंट से, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर आसानी से इसके जो ड्रोन है, शाहिद सीरीज़ के ड्रोन, वो आराम से यहाँ पर हमले कर सकते हैं। और हो सकता है कि एक साथ जब कई सारे ड्रोन दागे गए होंगे, उसमें से कुछ एक ड्रोन्स कामयाब रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में। उसके बाद देखिए अमेरिकन एम्बेसी के पास गिरा है, कितना नुकसान हुआ है, बहरहाल इसको लेकर अभी रुकना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से लड़ाई के शुरू होते ही अमेरिका ने अपने तमाम बहरीन, कुवैत, इसके अलावा मिडिल ईस्ट में मौजूद दोहा, कतर, इन हर जगह पर मौजूद अपने तमाम एम्बेसीज से कहा था कि वो शेल्टर्स तैयार रखें, वो शेल्टर्स तैयार रखें, क्योंकि उनके ऊपर हमला होना था। तो मान के चलिए कि अमेरिका ने पहले ही तैयारी कर रखी है कि हमला होगा, तो ऐसे में नुकसान कितना हुआ है उसको हम कह सकते हैं कि कम से कम ही नुकसान होने की गुंजाइश बचती है, क्योंकि अमेरिका जिस हिसाब से तैयारी की है। और कुवैत में भी इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हुए हैं। थार्ड का जिक्र पहले हो चुका है कि थार्ड यहाँ पर लगाया गया है, और लॉन्ग डिस्टेंस मारक क्षमता रखने वाले यहाँ पर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को भी लगाया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त ईरान की ओर से लगातार पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग इलाके जहां पर भी अमेरिका के नामो निशान नजर आते हैं, नाम नजर आता है, झंडा नजर आता है, निशान नजर आता है, उस पर हमले हो रहे हैं। अब इराक के इरबिल की बात करते हैं। इराक के इरबिल में अमेरिका का बड़ा बेस है, इसके ऊपर भी हमला हुआ है। लेकिन ये हमला जिस तरह का हुआ है, तस्वीरें आप देखेंगे तो समझेंगे कि ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला हमला नहीं हुआ है, लेकिन हमले हो रहे हैं। हमले क्यों हो रहे हैं इराक के अंदर? क्योंकि इराक के अंदर ईरान समर्थित मिलिशिया मौजूद है, और वो लगातार बदला ले रही है खामनेई की मौत का। और यही वजह है कि खामनेई के मौत के बाद तमाम जो शिया समुदाय के लोग या शिया मिलिशिया मौजूद है इराक में, वो इस वक्त अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। अब बात करेंगे बहरीन की। बहरीन एक छोटा सा जजीरा जहां पर अमेरिका की 5th फ्लीट मौजूद है, बेस है नेवी का 5th फ्लीट का। अब यहां पर भी देखिए हमले किए गए। आपको यहां धुआं नजर आ रहा है, सफेद धुआं उठता हुआ दिख रहा है। अब हो सकता है कि यहां पर उनके कुछ बारूदी डिपो हो जिसको हिट किया हो यहां पर, क्योंकि लगातार जो हमले हो रहे हैं, अगर उन्होंने 100 ड्रोन भेजे होंगे या मिसाइलें दागी होंगी तो कुछ एक तो यहाँ के गिरेंगे। और हो सकता है कि जिस तरह का यहाँ धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर हो सकता है कोई बारूद रखा हो या फिर कोई यहाँ पर डिपो हो जिस पे आग लगी है। उसके बाद ये सफेद धुआं उठता हुआ दिखाई देते, नहीं तो ज्यादातर आप देखते हैं कि काला धुआं निकलता है। और काला धुआं निकलने का मतलब होता है कि वहां पर कोई लॉजिस्टिक का सामान रखा हो, जिस वजह से कार्बन निकलने की वजह से काला धुआं होता है। सफेद धुआं जब भी निकलता है तो मान के चलिए कि वहां पर केमिकल या फिर सॉलिड फ्यूल कुछ रखा होता है जो इस्तेमाल किया गया होगा। सर, जो हम तस्वीर देख रहे हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस वक्त जो हमले हुए हैं, रणनीतिक तौर पर ईरान क्या करने की कोशिश कर रहा है, और जो करने की कोशिश कर रहा है क्या उसको इस पे कामयाबी मिल रही है? अमित, आपने 3 हमलों का जिक्र किया जी। पहला था मामला इरबिल है, बहरीन है, कुवैत और कुवैत है। तो अगर हम इन तीनों को देखते हैं मिलजुल के कि आखिरकार ईरान करने की क्या कोशिश कर रहा है, तो जो इरबिल में हमला हुआ है, इरबिल में आपको बता दूं वहाँ पे उनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, ग्लोब सी मास्टर है और MQ-9 भी वहाँ पोजीशनड है, अमेरिकन एसेट जी। तो जो स्ट्रेटजी होती है, अगर एक छोटे ड्रोन से हमला हो रहा है और उसको आपने स्पूफ करके किसी ऐसी जगह गिराया जहाँ पर कोई डैमेज नहीं होता है सिग्निफिकेंट, तो आप उसको पैट्रियट टाइप ऑफ मिसाइल जो वहाँ डिफेंड कर रही है, यहाँ पर थार्ड है, उससे इंगेज नहीं करते हैं।
बिकॉज इकोनॉमिकली इट्स नॉट यूजफुल। तो अब ये इंटेंशनली उसको क्रैश करने दिया बिकॉज इट वॉज नॉट मेकिंग एन असेसमेंट। तो धुएं के गुबार से हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि ये कामाकाजी ड्रोन होगा जो आया है और उससे कोई ख़ास उनको डैमेज होने की संभावना नहीं थी। और डैमेज असेसमेंट आप देख रहे होंगे लगातार कहीं से नहीं आ रहा है। तो इरबिल का हमला भी ये अपने आप में मिलिटरीली इज इररिलेवेंट काइंड ऑफ। इट्स अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट आई कैन ऑल्सो थ्रो समथिंग एट यू। नाउ वी कम टू बहरेन। बहरेन में नेवल फ्लीट थी, लेकिन बिफोर द वॉर स्टार्टेड उसके असेट्स हटा लिए गए थे, ये भी खबर है। डिस्पर्स कर दिया गया था, डिस्पर्स कर दिए गए। तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जिस पर अटैक करने से कोई ख़ास बात हो, सिवाय इसके कि अफरा तफरी मचेगी और लॉजिस्टिक्स का कुछ सामान हमेशा पड़ा रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज होगा। बट जहाँ तक मिलिट्री असेट्स का सवाल है, जो अटैक कर सकते हैं, ऑफेंसिव असेट्स हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हम आते हैं कुवैत। तो अगर आप कुवैत और दुबई के हमलों को देखते हैं तो ये वहाँ की इकोनॉमिक ग्रेविटी है मिडिल ईस्ट की। और अगर इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इससे आप कनेक्ट कर दें तो ईरान के पास एक सबसे बड़े जो अस्त्र इस वक्त है कि क्या पूरे वर्ल्ड में वो इकोनॉमिक कार्डियक अरेस्ट ला सकता है क्या। जी सर, एक बार हम बता देते हैं क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे शुरुआत में ही कि किस तरह से फाइटर जेट F-15 क्रैश हुआ है। अब देखिए फ्रेंडली फायर में क्रैश हुआ है। फ्रेंडली फायर में क्रैश हुआ होगा तो सर क्या हुआ होगा, जरा आप बताइए। मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें जो खास अब फ्रेंडली फायर आ गया, तो अब मैं आपको बता सकता हूं, मैंने किसी यूक्रेन के ईरान के पार्डन में ईरान के ड्रोन को मैंने हिट किया जी। अब उसके जो फ्रैगमेंट्स हैं उसी वक्त कोइंसिडेंटली F-15 वहां से पास कर रहा था। वो फ्रैगमेंट्स अगर इंजन में सक हो जाते हैं तो इंजन फायर होगा, जो दिख रहा है। बिल्कुल। तो इस इंजन फायर की वजह से ये एयरक्राफ्ट नीचे आ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा था कि अगर मिसाइल से इंपैक्ट डायरेक्ट होता है, किसी ने इसको एंगेज किया होता है और F-15 एक टारगेट होता तो ये फ्रैगमेंट होता। तो F-15 को टारगेट करके नहीं किया गया है, इससे कोइंसिडेंटल क्रैश बिकॉज ऑफ हमने जो डेब्री नीचे गिरा होगा उसकी वजह से ये हो गया है। ये पॉसिबिलिटी अभी दिखती है। बर्ड हिट मैं वहाँ मानता नहीं, कोई इतनी बर्ड्स नहीं वहाँ हैं, तो बर्ड हिट की पॉसिबिलिटी मैं रूल आउट कर रहा हूँ। इंजन्स इसके बड़े पावरफुल हैं, तो इंजन में नॉर्मली कहा जाता है कि इन टेम्पो ऑफ वॉर हमारी जो सॉर्टी जनरेशन होती है पर एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो कभी कभी उसमें हीट ऑफ द वॉर में आपने इंजन के किसी चीज़ को ठीक से हैंडल नहीं किया तो इंजन में आग लगने की संभावना होती है। मगर इन एयरक्राफ्ट में जिस तरह का इसमें इंजन है, G1110 है, उसमें होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, ये दिखाई नहीं देती है। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब जो आपने कहा फ्रेंडली फायर में ये हुआ है, बिकॉज फ्रेंडली फायर इसमें नहीं किया गया, वो मिसाइल ड्रोन्स के ऊपर किया गया होगा, उसकी डेब्री नीचे गिरी है, उसके जद में आ गया। आपने सर अच्छी बात इसको समझा दिया। हालांकि हो सकता है कि ईरान इसके लिए दावा करे कि हमने इसको मार गिराया है, लेकिन नुकसान हुआ है। चलिए इससे भी शायद ईरान को थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी कि हमने नुकसान तो पहुंचाया। हम लोग बिल्कुल नहीं मानते, बार बार ये उठता रहता है कि कितने आपके रफाल गिरे। चलिए सर, इरबिल की तस्वीर आ रही है ईरान की। जी अब देखिए तस्वीर आ रही है, हम दिखा रहे हैं इरबिल में जो हमला हुआ है। अब देखिए कॉन्सुलेट के हमले की तस्वीर दिखा रही है। इरबिल में यूएस कॉन्सुलेट में आग लगी है। अब इरबिल इराक का इलाका है। इरबिल में ये कुर्द इलाके के बहुत करीब पड़ता है। इसी वजह से लगातार जब ISIS के साथ लड़ाई चल रही थी उस दौरान कुर्दिश जो लोग थे उन्होंने अमेरिका का साथ दिया था। उसके बाद से लगातार यहाँ पर मौजूद है अमेरिका, और अमेरिका यहाँ पर मौजूद रह के पूरे मिडिल ईस्ट और इसके आसपास के इलाके में कंट्रोल रखता है। अब यहाँ पर अगर हमले हो रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि क्या कुर्दिश लोग लड़ाके कर रहे हैं? नहीं, कुर्दिश लड़ाके नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो कौन मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है वो ईरान समर्थित मिलिशिया जो लगातार हमले, बिल्कुल ईरानी मिलिशिया लगातार यहाँ पर हमले कर रहे हैं। और ईरानी मिलिशिया की ओर से जो हमले हुए हैं इसमें यूएस के इस इरबिल के एयरबेस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप मान के चलिए कि जिस तरह से अमेरिका ने पहले तैयारी कर रखी है इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा। और जो नुकसान ना होने की वजह यह है कि अमेरिका ने पहले ही डिफेंसिव तैयारी कर रखी है। ऑफेंसिव अगर तैयारी की है तो ये डिफेंसिव ही कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एक इराक में ही मौजूद खतब हिजबुल्लाह एक संगठन है जो ईरान समर्थित है, वो लगातार अमेरिका के ऊपर हमले कर रहा था। इसके बेस पर भी हमला किया है अमेरिका ने, इसके बेस पर हमला किया है क्योंकि लगातार ये इसी तरह के नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तो इरबिल की आप तस्वीर देखिए किस तरह से अमेरिका के अलग अलग जो बेसेस हैं यहाँ पर हमले हो रहे हैं। लेकिन आपने अगर नुकसान को अगर आप आंकने जाए, अगर तुलना करें ईरान के नुकसान से, तो आप पाएंगे कि इसमें अमेरिका या इजराइल को बहुत ही कम नुकसान हो रहा है। उसकी वजह यह है कि इनकी तैयारी थी, इनका डिफेंस बहुत मजबूत था
और यही वजह है कि जब वो ऑफेंसिव कर रहे हैं तो साथ ही उन्होंने अपना डिफेंसिव भी करके रखा हुआ है। अंशु जी, उसके बाद हमारे साथ रविंदर सर भी जुड़े हैं। सर, आप दोनों से हम जानना चाहेंगे। अंशु जी, पहले आपसे मैं जानना चाहता हूँ, अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पे हमला कर रहे हैं, ये बता रहे हैं ना पैनिक अटैक आया हुआ है, पैनिक अटैक आया हुआ है। इसको पैनिक अटैक आया हुआ इसलिए जहां पर भी मर्जी हमले कर रहा है, लेकिन ये कब तक इसको सस्टेन कर पाएगा इस तरह के हमले करके? और मेरा सवाल लगातार मैं ये सोच रहा हूं कि क्या उसके पास अब सप्लाई धीरे धीरे कम होती जा रही है कि इतना हल्का फुल्का नुकसान कर रहा है, या फिर प्रॉक्सी को अगर उन्होंने फिर से एक्टिव किया है तो वजह यही है कि उनका सप्लाई चेन टूट गया है? क्या उनको कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है? अमित, बहुत अच्छा बिंदु है और इस परिप्रेक्ष्य में मैं चीन को लेकर के आना चाहती हूँ इस पूरे डिबेट में। जिस तरह से ईरान की हम कैपेबिलिटीज हाल फिलहाल देख रहे हैं, अमेरिका से जब कंपेयर करते हैं तो फिर पता चलता है कि वाकई में स्थिति हो सकता है कि आगे चल के अब खराब होनी शुरू हो। युद्ध शुरू होने के 2-3 दिन पहले तक हमने चीन के यहाँ पर 20 से 25 कार्गोज आते हुए देखे, और चीन वो देश है जो ईरान, पाकिस्तान जैसे देशों को अपने हथियार, मिसाइल्स दे करके उनको टेस्ट करवाता है। तो ऑप सिंदूर में भी आपको याद होगा PL-15 थे और वो किस तरह से मार गिराए गए सफलतापूर्वक भारतीय सेना के द्वारा। तो एक चीनी जो सिस्टम है वो इसी तरह से काम करता है। लेकिन अब जो सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होंगी, अभी जो ईरान के आसपास की स्थितियां बनी हुई हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीन वैसे भी सामने आकर के खड़ा तो होगा नहीं, प्रॉक्सीज के थ्रू जरूर हेल्प कर सकता है। और प्रॉक्सीज जो हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं, और हम देख रहे हैं कि कैसे अभी हिजबुल्लाह ने सुबह इजराइल पे हमला किया, उसके बाद इजराइल ने बैरूत पर हमला किया, तो लेबनान भी इसमें इंगेज हो गया है आके। तो ये प्रॉक्सीज प्लस चाइना अभी ईरान की मुझे कहीं ना कहीं एक पावर नजर आता है, और ये प्रॉक्सीज के पास अच्छी खासी मात्रा में जो है मिसाइल्स हैं या रॉकेट्स हैं। तो अब ये आगे देखना रोचक होगा कि कहां तक कितनी कैपेबिलिटीज ईरान की हो सकता है काफी कुछ ईरान ने भी डिक्लेयर न कर रखा हो। बिल्कुल रविंद्र सर, क्योंकि हम इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं चर्चा को कि प्रॉक्सीज का जो इस्तेमाल अब होने की बात सामने आ रही है, जिस तरह से देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह एक्टिव हो चुका है, इराक के अंदर मिलिशिया एक्टिव हो गए हैं, साथ ही साथ अब हूती की ओर से भी एक संकेत आ गया है कि वो ईरान के समर्थन में उतरने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी पहले से अमेरिका इजराइल ने बना रखी है या उनके लिए शॉक होगा? दो चीजें बिफोर गोइंग टू द प्रॉक्सीज, और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है हमारे दर्शकों को। हम शब्द यूज करते हैं प्रॉक्सी प्रॉक्सी प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का मतलब क्या है? आई वांट टू गेट इनटू दैट, बट उससे पहले एक चीज और, वेपन्स की शॉर्टेज। यस, दो चीजें। एक तो जब रशिया यूक्रेन शुरू हुआ था, कहा जा रहा था रशिया का बस केवल 2000 सिकंदर मिसाइल है, इतने निकल गए 2 महीने में खत्म। वो 4 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये रिपोर्ट्स भी आती हैं, बाय द वे, एंड डेफिनेटली फैक्ट है कि ईरान के पास इतना रोबस्ट बेस और एक्यूमुलेशन, ये मिसाइल फैक्ट्री डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। खबरें तो ये भी है कि अमेरिकन साइड में इनके इंटरसेप्टर्स की शॉर्टेज है। सर, आपने बहुत अहम चीज बोली, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। एक बड़ा अपडेट आ गया कि मिडिल ईस्ट में लंबे वक्त तक युद्ध चल सकता है। जर्मनी के विदेश मंत्री की ओर से कहा गया है कि जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा है कि जिस तरह से यूक्रेन और रशिया का युद्ध देख रहे हैं, उसी तरह से मिडिल ईस्ट में भी लंबे वक्त तक युद्ध चल सकता है। रोविंदर सर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 7 दिन के करीब, लेकिन यहां पर दूसरे जो उनके एलाइज इस वक्त हैं वो कह रहे हैं कि लंबा चलेगा। अपनी बात भी पूरी कीजिएगा सर। इनके एलाइज के कहने का कोई मतलब नहीं, उनका उतना ही मतलब है जितना आप और हम और श्रीवास्तव सर और अंशु जी कह रही हैं। इस समय जो जर्मनी की लीडर कह रही है ना, उसको भी उतना ही पता है शायद, क्योंकि डिसाइड करेगा ट्रंप, इनकी कोई नहीं सुनने वाला। बट कमिंग बैक, तो शॉर्टेज अमेरिकन साइड में भी एक कल रिपोर्ट थी वॉल स्ट्रीट जर्नल में कि इनके पास 1 हफ्ते का पीरियड है अब खत्म करने का इस जंग को, टाइमलाइन के हिसाब से, क्योंकि इनके इंटरसेप्टर्स बहुत गिर गए हैं नंबर्स में, राइट? तो ये सब दोनों तरफ चल रहा है। नाउ कमिंग टू द मैटर ऑफ प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज वो इलाके हैं, वो लोग हैं जो कि जहां वो रह रहे हैं वहां पर वो कुछ अलगाववाद या अपना थे चाहते हैं। अब हूतीज हैं, हम उनको कहते हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या है? हूती भी इंसान है, मिलियंस ऑफ हूती लोग हैं जो कि यमन में थे और हैं, और वो अपना एक अलग रहने का, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। हाँ, वो ईरान से अलाइंड है, तो इसलिए कहा जाता है प्रॉक्सी है। अब इधर हम हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह ये थोड़ी 24 घंटे ईरान के लिए खड़ा है। हिजबुल्लाह के जो लोग हैं लेबनान में मिलियंस, और हिजबुल्लाह इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में भी आए हुए लेबनान की, राइट? वो अपने हिसाब से अपनी रविंदर सर, आपने लेबनान का जिक्र किया, देखिए तस्वीरें आ गई हैं, भगदड़ मच गई है। ये तस्वीर देखिए, लेबनान की तस्वीरें आ रही है जहां पर बैरूत में, ये क्योंकि शहरी इलाका लग रहा है क्योंकि सबसे बड़ा शहर है, अब देखिए वहां पर ट्रैफिक जाम लगा है, लोग भाग दौड़ रहे हैं, लोग शहर छोड़कर आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अंशु जी ने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जैसे ही यहाँ पर लड़ाई शुरू होगी और फैलेगा तो रिफ्यूजी क्राइसिस शुरू हो जाएगी। अब देखिए कि यहाँ पर क्या हालत है, लोग जान बचाने के लिए, बेगुनाह लोग हैं, इनका कोई दोष नहीं है, बस इनका दोष ये है कि जहाँ पर लड़ाई हो रही है वहाँ पर वो मौजूद है। इनके जो नेता हैं, जो इनके रहनुमा हैं, जो इनके लिए जिम्मेदार हैं,
वो लोग सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और आप देखिए कि आम लोगों की क्या हालत है, कोई यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए नहीं है, पूरी अराजकता का माहौल बना हुआ है। ये तस्वीरें हम लगभग कब देखते हैं, हमने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा है कि अचानक यकायक लोग यहाँ पर भागने की कोशिश करते हैं, कोई हमला हो गया है। अब देखिए कि किस तरह से बेरूत में जो इजराइल की ओर से हमले होने शुरू हुए, उसके बाद से पूरा शहर इस वक्त जाम लग गया है। हर कोई अब घर छोड़कर आगे भागने की कोशिश कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि 50 गांव खाली करने के लिए बोले थे, वो इजराइल ने कहा था कि दक्षिणी लेबनान के गांव खाली करें, तो बेरूत से लोग क्यों भाग रहे हैं? देखिए, बेरूत में ही हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है और जो उसके टॉप लीडरशिप थी उसे इजराइल ने बेरूत में ही मारा था। और जो खासतौर पर दक्षिणी बेरूत का जो हिस्सा पड़ता है शहर का, अब लेबनान को समझिए कि एक ऐसा देश है जिसका करीबन 60% हिस्से पे इस वक्त हिजबुल्लाह का कब्जा है। महज 40% या 30% पे ही वहाँ की सरकार, जिसमें दूसरे समुदाय के लोग आते हैं, वो लोग मौजूद रहते हैं। और यही वजह की जो दक्षिणी बेरूत है उस पर सबसे ज़्यादा हमले होंगे। ये जो अब हम तस्वीर देख रहे हैं ना अमित, ये आतंकवादी संगठनों को, जिनको हम प्रॉक्सीज कहते हैं, जो अभी रॉबिंदर सर बात भी कर रहे थे, मेरे लिए प्रॉक्सीज का मतलब आतंकवादी संगठन है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हुतीज हो या हमास हो। क्योंकि 7 अक्टूबर को जो इजराइल पे हमला करके 1200 महिलाएं और बच्चे मारे थे, वो हमास ने एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मारे थे। अभी वही स्थिति है। आतंकवादियों का एक ही मकसद होता है, पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करना, और यही क्रिएट करना चाह रहा है ईरान भी अपने आसपास हमले करके। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान का कोनारक बेस पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, कोनारक का बेस, ये जरा तस्वीर थोड़ा सा और जूम आउट करके हम दिखा पाए तो आप समझ पाएंगे कि देखिए जो बेस है ये दरअसल नेवल बेस है। ये नेवल बेस पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और इसका जिक्र अगर आपको याद हो, डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि हमने ईरान के 9 जहाजों को डुबो दिया, हमने 9 जहाजों को तबाह कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कोनारक बेस, ये सैटेलाइट इमेज आई है जिसमें आप तबाही का मंजर देख पा रहे हैं। ईरान का कोनारक बेस पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है और यहां पर आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, काला धुआं नजर आ रहा है। और ये नेवल बेस है जहां पर ईरान की नेवल शिप्स यहां पर मौजूद थी और यहां पर किस तरह से जहाजों के ऊपर हमला हुआ था। अमेरिका ने क्लेम किया है कि 9 जहाज हमने गिरा दिए, तबाह कर दिए, यानी कि वो समुद्र में डुबा दिए गए हैं और इस तरह से पूरी ईरान की जो नेवी है उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से कोनारक बेस की तस्वीर आई है, सैटेलाइट इमेज में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरी तरह से इसे तबाह कर दिया गया है और ये जो तस्वीर सामने आई, ये बात बताता है कि अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी है इस वक्त, वो धीरे धीरे ईरान को हर तरह से खत्म करना है। लेकिन कोनारक बेस आपको बता दें चाबार के बेहद ही करीब है, चाबार के बेहद ही करीब ये बेस है, यानी कि जो ओमान की खाड़ी है, अरब सागर के ठीक ऊपर जहां मौजूद है इस वक्त अब्राहम लिंकन और साथ ही जो उसका जो पूरा बेड़ा मौजूद है उसने हमला किया था। अब तेहरान के ऊपर फाइटर जेट्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तेहरान के ऊपर फाइटर जेट हैं, जब तस्वीरें देखनी पड़ेंगी। अब देखिए ये अमेरिकन है, ये F-18, देखिए F-18 जो फाइटर जेट है नजर आ रहे हैं। F-18 जितना मैं समझ पा रहा हूँ F-18 है और F-18 अमेरिका के पास है। अमेरिकन F-18 यहाँ पर सॉटी कर रहा है तेहरान के ऊपर। तो आप समझिए कि यहाँ पर बिल्कुल एयर डोमिनेंस है। सर श्रीवास्तव सर, ये F-18 देखिए फ्लेक्स कर रहा है ना। हाँ, बेसिकली F-18 को इजरायलीज भी फ्लाई कर सकते हैं। सो पहला पॉइंट ये है। बट जहां तक सवाल है F-18 का होने का, ईरानियन एयर स्पेस के ऊपर कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल यूएस और इजराइल का है। इट्स ए गिवन फैक्ट। वो जा सकते हैं, आ सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। एक तरीके से आप समझ लीजिए वो इट्स लाइक अ स्पेस पार्क फॉर देम, व्हाटएवर दे वांट टू डू दे कैन डू। आपने एक बहुत अच्छी बात की थी जब हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि इनके जो मोस्ट ऑफ द लॉन्चर्स हैं और जो मिसाइल सिटी है वो वेस्टर्न फ्लैंक में है। बिल्कुल ईरान के वेस्टर्न फ्लैंक में क्यों रखा है? क्योंकि वहां से इजराइल की डिस्टेंस कम होती है, इनको अपने एरिया में कम चलना पड़ेगा। ये स्ट्रैटेजी थी। अब आप देख रहे हैं सारे अटैक्स भी वहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। तो अब अगर आप देखिए किस सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, जैसे जिस कोनारक नेवल बेस को अटैक किया है, इसका मतलब नेवल कैपेसिटी जो स्ट्रेट व हॉर्मुज को अफेक्ट कर सकती थी उसको डेसिमेट किया। बिल्कुल ठीक है। अब वहां पर उनके बेड़े भी खड़े हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हैं, साथ का जो उनका फ्लोटिला होता है पूरा खड़ा है। अब आप एक बात और नोटिस करिए, एक बात और नोटिस करिए, क्योंकि ये कैपेसिटीज जो फाइटिंग वॉर वेजिंग कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं, 1 by 1 उसको खत्म किया जाए। सर आपने बहुत बढ़िया एक उदाहरण दिया है कि किस तरह से चाहे समंदर हो या फिर आसमान हो, यहाँ पर डोमिनेंस दिख रहा है। यहाँ पर कोनारक नेवल बेस को खत्म कर दिया,
ऊपर आप देख रहे हैं कि तेहरान के ऊपर, ईरान के ऊपर जो अमेरिकन या फिर इजरायली फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं बिना किसी चैलेंज के, मतलब साफ है कि एक एक करके उन्होंने अपने लिए थ्रेट खत्म कर दिए।